नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है कि आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, तो इस चैनल पे आप लोगों को इस समय यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए कुछ क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें बाल विकास की क्लास शुरू मॉर्निंग में आप लोगों को दी जा रही है लगभग 10 से 11 बजे के आसपास, और दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास आप लोगों को हिंदी की क्लास दी जा रही है। साथ ही साथ शाम को 7 से 8 बजे के आसपास आप लोगों को सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड अभी तक हिस्ट्री की 4 क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जिसमें अब आप लोगों की एक टाइम टेबल सामाजिक विज्ञान में बना हुआ है कि 2 दिन आप लोगों की हिस्ट्री चलेगी, 2 दिन ज्योग्राफी चलेगी और 2 दिन और कोई सब्जेक्ट देखता हूँ। इस तरीके से 2-2 दिन करके हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि सामाजिक विज्ञान का भी जो सिलेबस है वो एक साथ पूरा हो जाए हम लोगों का। तो साथियों, इस वजह से सामाजिक विज्ञान को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, 2-2 दिन करके उसको पढ़ेंगे हम लोग। साथ ही साथ बाल विकास की क्लास आप लोगों को सुबह दी जा रही है पर डे कंटिन्यू। अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि आप लोगों के जो यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस को बिल्कुल टारगेट करते हुए आप लोगों को एकदम एक एक पॉइंट, कोई भी चीज़ें उसमें छोड़ी नहीं जा रही हैं। बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं, और आप लोगों अपनी एक अच्छी बढ़िया विधिवत नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ बोर्ड पे एक एक चीज़ें लिखी जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मैं लिखता नहीं हूँ, ओरली बता देता हूँ। वो भी अगर आपको लगता है कि आप लोग ऐसे दिमाग में अपने सेट नहीं कर पाते हैं, तो उसे भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बाकी मुझे जो लगता है कि जो चीज़ें राइट डाउन करना है यहाँ, उसे मैं करता हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए। अपनी एक बढ़िया अच्छी बेहतर तरीके से नोट्स बनाइए और उसे बार बार आप लोग रिवीजन भी करते रहिए, तभी आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छी हेल्प मिलेगी। तो साथियों, हम लोग पिछली कुछ कक्षाओं में बाल विकास के टॉपिक को कुछ किए हैं, ठीक है, जिसमें पिछली जो हमारी तीसरी शायद या चौथी क्लास हुई थी, जिसमें हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं अर्थात स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि कौन कौन से विद्वान अपने क्या क्या मत दिए हैं अवस्थाओं को लेकर। बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर कौन कौन से विद्वानों ने, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने अपने क्या क्या मत दिए हैं, या अवस्थाओं को किस प्रकार से डिवाइड किया है, अवस्थाओं को किस प्रकार से बांटा गया है, उससे संबंधित हम लोग क्लास को किए थे। उसी क्रम में आज हम लोग अवस्थाओं के चैप्टर को ही आगे की ओर बढ़ाएंगे। बाल विकास से संबंधित जो एक चैप्टर है शुरुआत का, बाल विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध एवं सिद्धांत, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। अभी लगभग 2 से 3 दिन और चलेगी ये क्लासें, 2 से 3 क्लासें आप लोगों को और दी जाएंगी। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। फिर आगे के जो चैप्टर होंगे 2 से 3 दिन, बस अधिकतम 3 दिन, कम से कम 2 दिन में ये सारे चैप्टर आगे के जो हैं समाप्त होते हुए जाएंगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से। बिल्कुल आप ये मत चीज़ें सोचिएगा कि चीज़ों को छोड़ी जाएंगी, एक भी चीज़ें छोड़ी नहीं जाएंगी, और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को क्लासें दी जाएंगी गजब की, जो कि एकदम आपके एग्ज़ाम को, चाहे वो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सुपर टेट का हो, या तो फिर सी टेट का हो, सारे एग्ज़ाम के सिलेबस को यहाँ पे नोटिस करते हुए क्लासें दी जा रही हैं। तो साथियों, हम लोग जो पढ़ रहे थे बाल विकास की अवस्थाएं अर्थात स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, उसी में हम लोग अब आज के अपनी क्लास में पढ़ेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है, इससे संबंधित सारी चीज़ें, शैशवावस्था से संबंधित सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, हम लोग डालेंगे शैशवावस्था हेडिंग, क्या डालेंगे, शैशवावस्था। इन्फेंसी।
साथियों अगर हम लोग शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था विकास के क्रम की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। शैशवावस्था बाल विकास के विकास क्रम की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक साथियों, अगर हम लोग बात करें तो यह अवस्था शिशु के जन्म के बाद से प्रारंभ होती है। शिशु के जन्म के बाद से ही शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है। साथ ही साथ साथियों, शैशवावस्था के समय के निर्धारण के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अनेक मत दिए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पिछली क्लासों में बताया जा चुका है। बिल्कुल विधिवत तरीके से एक एक शब्द एक एक लाइन को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ साथियों, हम आपको बताएं कि कुछ विद्वान शैशवावस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक मानते हैं तथा कुछ विद्वान ऐसे हैं जो जन्म से 3 और 5 वर्ष तक की अवस्था को मानते हैं। तो साथियों, अगर हम लोग बात करें किसके अनुसार, एक विद्वान है बहुत ही फेमस विद्वान हरलाक। हरलाक के अनुसार अगर हम लोग बात करें साथियों, तो हरलाक जी कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। कब तक? जन्म से 2 सप्ताह तक। जन्म से 2 सप्ताह तक। जन्म से 2 सप्ताह तक शैशवावस्था चलती है और उनके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती है। मतलब इसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ होती है इनके अनुसार। ठीक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है हरलाक के अनुसार। उसके बाद इनका कहना है कि जब 2 सप्ताह बीत जाता है उसके बाद कौन सी अवस्था? बचपनावस्था शुरू हो जाती है। बचपनावस्था का प्रारंभ होता है। हरलाक के अनुसार इनका कहना है कि बचपनावस्था का अगर कालक्रम देखा जाए तो 2 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती है। दो वर्ष तक चलती है। ठीक साथियों, अब अगर हम लोग अगली बात करें तो एक विद्वान है जिनका नाम है कुप्पू स्वामी। क्या नाम है? कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी। अगर कुप्पू स्वामी की बात करें तो कुप्पू स्वामी के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है। कब तक? जन्म से 3 वर्ष तक। जन्म से 3 वर्ष तक। जन्म से 3 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। किसके अनुसार? कुप्पू स्वामी के अनुसार। ठीक साथियों, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या होती हैं? शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो शैशवावस्था की कुछ विशेषताओं की बात करें तो जिसमें एक आता है अपरिपक्वता। एक होती है अपरिपक्वता। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं, जिसमें पहला होता है अपरिपक्वता। अपरिपक्वता। अगर अपरिपक्वता की बात किया जाए साथियों तो शैशवावस्था में शिशु न तो शारीरिक रूप से परिपक्व होता है और ना ही मानसिक रूप से। शैशवावस्था में जो अपरिपक्वता होती है तो शैशवावस्था में बालक ना ही शारीरिक रूप से परिपक्व होता है ना ही मानसिक रूप से। अतः अगर हम लोग बात करें तो इस योग्य नहीं होता है कि वह अपना कुछ कार्य स्वयं कर सके। बालक शैशवावस्था में इस योग्य नहीं होता है कि बालक अपना कार्य स्वयं कर सके। साथ ही साथ साथियों, अगर हम लोग बात करें तो शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिहीन होने के कारण उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह जन्म के बाद शीघ्रता से अपने नए वातावरण के साथ समायोजन कर सके। बालक में
उस समय शैशवावस्था के दौरान इतनी क्षमता नहीं होती है, ना ही शारीरिक और मानसिक रूप से, कि वर्तमान वातावरण को वो अपने अनुसार ढाल सके, वर्तमान वातावरण में वो अपने आप को ढाल सके, कि वर्तमान वातावरण को अपने अनुरूप वो ले सके। ठीक साथियों, इतना परिपक्व वह नहीं होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो उसे अपने समायोजन के लिए परिवार के संरक्षण की आवश्यकता होती है। वातावरण में वो किस प्रकार से अपने आप को ढाले, इसके लिए उसे अपने परिवार के संरक्षक की आवश्यकता होती है, कि परिवार के लोग उसे किस प्रकार के वातावरण में रखते हैं। अगली बात आती है साथियों पराश्रितता की। पराश्रितता, पराश्रितता की बात अगर आती है साथियों, तो पराश्रितता का मतलब इस अवस्था में बालक आश्रित होता है। किसके? अपने गार्जियन के, अपने माता पिता के, अपने संरक्षक के, जो भी लोग उसकी देखभाल करने वाले लोग होते हैं। अतः इसका कहने का मतलब यह है कि अपरिपक्वता के कारण शिशु अपनी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहता है। अपरिपक्व न होने के कारण ही शैशवावस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने में असमर्थ होता है। साथ ही साथ साथियों जन्म के बाद वह अपने पालन पोषण तथा देखभाल के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। अपने पालन पोषण के लिए, अपने खान पान के लिए, अपनी अन्य चीज़ों के लिए अगर बात किया जाए तो उसके लिए वह दूसरों पर आश्रित रहता है, जो भी उसके संरक्षक होते हैं। साथ ही साथ साथियों गर्भ में तो उसका पालन प्राकृतिक रूप से माँ के शरीर से होता रहता है। अगर गर्भ की बात किया जाए शैशवावस्था में, तो शारीरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से गर्भ में उसका पालन पोषण माँ के द्वारा या माँ के शरीर के द्वारा होता रहता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि जन्म के बाद भी उसे जीवित रहने के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है। जन्म के बाद अगर बालक को जीवित रखना है तो उसके लिए बालक को माँ के दूध की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो शैशवावस्था पराश्रितता की अवस्था होती है। अगर बात किया जाए, एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि शैशवावस्था निम्न में से कौन सी अवस्था की एक दूसरी कौन सी अवस्था होती है, तो पराश्रितता की अवस्था को हम लोग वहाँ पे टिक करेंगे। शैशवावस्था पराश्रितता की अवस्था भी होती है, शैशवावस्था अपरिपक्वता की भी अवस्था होती है। अगली बात अगर बात करें साथियों हम लोग, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार अगली अवस्था होती है साथियों, या विशेषता कह लें तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की बात। अगर हम लोग मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की बात करें तो शैशवावस्था में शिशु के सभी व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित रहते हैं। उसकी मूल जो प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार वह निर्धारित होती है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो जैसे भूख लगने पर रोता है बालक, जब बालक को भूख लगती है तो वो रोता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो प्यार करने पे अगर बालक को प्यार किया जाए तो उसकी हंसने जैसी प्रवृत्ति होती है, वो हंसता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ यदि कोई प्रिय वस्तु बालक से छीन लिया जाए तो वह रोने भी लगता है। बालक को कोई ऐसी चीज़ें जो उसे पसंद हैं अगर वो लिया है, अगर उसको आप लोग छीन लेते हैं तो बालक रोने का काम वहाँ करने लगता है। साथ ही साथ साथियों बात करें अगर तो माँ को देखकर प्रसन्न भी होता है बालक अपने माँ को देखकर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस आयु में शिशु में तर्क और चिंतन की कमी के कारण उसकी क्रियाएं और व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होती हैं, क्योंकि उसमें तर्क और चिंतन की क्षमता उस समय नहीं होती है बालक में। ठीक साथियों, अब अगर अगली बात करें तो एक संवेगशीलता होती है। संवेगशीलता की अगर बात करें साथियों तो शिशु जब बड़ा होता है तो वो संवेगी होता है।
शिशु जब बड़ा होता है तो वह संवेगी होता है। कारण उसका क्या है कि उसके संवेग क्षणिक होते हैं जो मूलतः सुखदायक व दुखदायक संवेदनाओं से संबंधित होते हैं। अगर बात किया जाए तो उनका जो यह व्यवहार होता है, संवेगात्मक व्यवहार, यह क्षणिक होता है, जो कि मूलतः अगर बात किया जाए तो वो सुखदायक और दुखदायक दोनों होता है। ठीक साथियों, साथ ही साथ बात करें अगर तो उनके संवेगों को तृष्टि नहीं होती है तो वह रोने लगता है और तृष्टि होने के पर वह प्रसन्नता का अनुभव भी करता है। साथ ही साथ मतलब इसकी बात अगर करें साथियों तो कि बालक जो है वह शुरू से ही संवेगी होता है, साथ ही साथ वह सुखदायक भी होता है। जो उसका संवेग होता है वो सुखदायक भी होता है और दुखदायक भी होता है, दोनों क्रियाओं में आता है। साथ ही साथ साथियों बात करें तो उसका जो संवेग होता है वह तृष्टि नहीं होती, संवेग में उसकी तृष्टि नहीं होती है, वह रोने भी लगता है और प्रसन्नता का भी अनुभव करने लगता है। इसके अंतर्गत संवेगशीलता की बात या लक्षण की बात यह होती है। और अगर पांचवी बात करें तो उसका होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। पांचवी अवस्था की बात करें तो वह होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता की अगर बात करें साथियों तो प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक बालक में शैशवावस्था में प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ भिन्नताएं अलग अलग होती हैं। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि जन्म के बाद सभी शिशु समान नहीं होते हैं। जन्म के बाद सभी शिशु समान नहीं होते हैं, सभी बालकों में कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, एक जैसे नहीं होते। चाहे शैशवावस्था ही नहीं, किसी भी उम्र की बात किया जाए तो कोई भी मानव समान रूप से कार्य नहीं करते हैं, उनकी प्रवृत्ति एक समान नहीं होती है। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ भिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं। साथियों इसी में अगर कहें तो बालक में व्यक्तिगत भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। प्रत्येक शिशु की शारीरिक बनावट की बात करें, अगर रंग की बात करें, अगर रूप की बात करें, व्यवहार की बात करें, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न होती हैं। कौन कौन सी, चाहे वो शारीरिक बनावट की बात करें, चाहे रंग की बात करें, या तो फिर रूप की बात करें, या तो फिर व्यवहार की बात करें, ये सभी तीनों चारों या पांचों चीज़ें सब ये भिन्न होती हैं, एक समान नहीं होती किसी भी बालक की अगर बात करें तो। साथ ही साथ साथियों के शिशु शांत भी होते हैं। कुछ ऐसे शिशु भी होते हैं, कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो प्रवृत्ति उनकी शांत प्रकार की होती है, शांत प्रकार की उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही साथ साथियों जब कुछ अधिक रोते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि शांत होते हैं, कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो कि अत्यंत रोने का भी काम करते हैं। ठीक साथियों, अगली बात करें तो इसी प्रकार से कुछ अधिक क्रियाशील भी होते हैं जबकि कुछ कम क्रियाशील होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग सामान्य व्यवहार की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप लोग सामान्य व्यवहार में देखते होंगे। ठीक साथियों, सामान्य व्यवहार में ये सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे। अगर हम लोग अगली बात करें साथियों तो इसमें हम लोग अब बाल्यावस्था की बात करेंगे। हम लोग हरलाक के अनुसार शैशवावस्था की हम लोग बात किए। हरलाक के अनुसार हम लोग बचपनावस्था, ये सारी चीज़ें ये कुंभपुरी स्वामी जी ने बताया, और शैशवावस्था के विशेषताओं के बारे में हरलाक ने शैशवावस्था के बारे में अपना क्या व्यू दिया, साथ ही साथ कुंपू स्वामी ने अपना क्या व्यू दिया, अपना क्या राय दी हरलाक जी ने और कुंपू स्वामी ने शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसको मैंने बताया, जितना एक्सप्लेन करके मैं बताया आपको, ये एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। एग्ज़ाम में सिर्फ ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी अवस्था शैशवावस्था के अंतर्गत आती है, या तो पूछेगा कि निम्न में से कौन सी विशेषता ऐसी है कि जो शैशवावस्था के अंतर्गत नहीं आती है। बस इतना ही आपसे पूछेगा। इन सब पांचों चीज़ें जो मैंने आपसे बताया, इन सभी का एक्सप्लेन मैं इसलिए किया कि इसका मतलब क्या होता है, संवेगशीलता का मतलब क्या होता है,
व्यक्तिगत विभिन्नता किस प्रकार से बालक में पाई जाती है, साथ ही साथ मूल प्रवृत्ति बालक का क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोग इसे जानिए एक तरीके से डिप्रेशन के। और पराश्रितता क्या होती है, बालक किस प्रकार से पराश्रित होता है अपने संरक्षक के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपने गार्जियन के ऊपर। साथ ही साथ बालक किस प्रकार से अपरिपक्व होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल से जानकारी दिया। और बाकी जितना मैं एक्सप्लेन किया हूँ ये एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो कि समझने वाली होती हैं। ठीक, अब आप लोग नोटिस अगर करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, समझने की क्षमता है तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक साथियों, लेकिन जो मैंने 5 पॉइंट बताया जो शैशवावस्था के अंतर्गत आती है, उसे तो आप लोगों को हर हाल में नोटिस करना ही करना है। अगली बात हम लोग करेंगे साथियों बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की बात करेंगे हम लोग। चाइल्डहुड की अगर बात करें साथियों तो बाल्यावस्था जो होती है वह वास्तव में मानव जीवन का एक स्वर्णिम समय होता है। बाल्यावस्था साथियों हमेशा नहीं आती, बाल्यावस्था हमेशा नहीं आती। यह मानव जीवन का एक बहुत ही कहा जाए तो उपयोगी सदुपयोगी उम्र होती है या अवस्था होती है, जिसे बालक अगर समझ पाया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए इसे स्वर्णिम समय काल भी कहा जाता है। साथ ही साथ साथियों अगर हम लोग बात करें तो बाल्यावस्था में सर्वांगीण विकास भी होता है। ये जो बाल्यावस्था होती है इस अवस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है, अर्थात हर तरीके से, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, व्यवहारिक हो, व्यक्तिगत हो, वो रंग की बात किया जाए, रूप की बात किया जाए, किसी भी प्रकार की हर क्षेत्र में उसका विकास होता है। चाहे वो शैक्षणिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, किसी भी प्रकार के विकास की अगर हम लोग बात करें। फ्रायड यद्यपि यह मानते हैं, एक विद्वान हैं जिनका नाम है फ्रायड जी कहते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था में बालक का विकास 5 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। अगली बात इन्होंने कहा कि लेकिन बाल्यावस्था में विकास की यह संपूर्णता गति प्राप्त करती है। बाल्यावस्था में विकास की यह संपूर्णता गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर करती है। अर्थात बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है जो हर क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर होती है। यह अवस्था हर क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर होती है। साथ ही साथ इसमें सर्वांगीण विकास होता है। इसी में जो आदमी, जो मनुष्य, जो बालक सीख पाया, समझ पाया, तो वो फिर पूरे जीवन में हमेशा उसके काम आती है, एक तरीके से कहा जाए तो साथियों शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। शैशवावस्था के जस्ट बाद ही बाल्यावस्था का आरंभ शुरू हो जाता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बाल्यावस्था जो होती है या बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था भी कही जाती है। साथ ही साथ साथियों बालक के इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि तथा इच्छाओं के प्रतिरूपों का भी निर्माण होता है। अगली अगर हम लोग बात करें साथियों तो प्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन विद्वान है, 3 विद्वानों का मत है जिनका नाम है ब्लेयर, जोन्स, सिम्पसन। क्या है? सिम्पसन। अगर इन तीनों लोगों के अनुसार बात करें हम लोग, ठीक, ब्लेयर, जोन्स, सिम्पसन, अगर इनके अनुसार हम लोग बात करें तो शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती। अगर हम लोग शिक्षा की दृष्टि से देखें,
शिक्षा की दृष्टि से देखें तो बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई भी अवस्था नहीं होती, शिक्षा लेने की अवस्था को अगर बात करें तो। ये बात ब्लेयर, जोन्स, सिम्पसन, ये तीनों अलग अलग विद्वान हैं, ये लोग अपने मत को बताया। अगली बात इन्होंने कहा कि जो शिक्षक इस अवस्था में के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकता का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो भी शिक्षक इन अवस्था अर्थात बाल्यावस्था में जिस भी बालक को शिक्षा देते हैं, जो शिक्षक बाल्यावस्था की अवस्था के बालक को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालक की उनकी आधारभूत आवश्यकता जो है, उनकी आवश्यकता क्या है उसके बारे में, उनकी रियल समस्या क्या है समस्या के बारे में, साथ ही साथ उनकी परिस्थिति क्या है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। तभी उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, उनके व्यवहार को परिवर्तित और रूपांतरित किया जा सकता है जब उनके बारे में आप लोग जानेंगे कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है, बालक की रुचि क्या है किस चीज़ में, बालक की किस चीज़ में रुचि क्या है, साथ ही साथ बालक की समस्या क्या है। अगर इसकी जानकारी आपको है तो उसके व्यवहार को आप लोग बदल सकेंगे, उसके व्यवहार को आप लोग उसके अनुरूप बदल सकेंगे। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रत्येक बालक या प्रत्येक इंसान या प्रत्येक व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो भगवान उसे एक दो प्रतिभाएं इस प्रकार से ज़रूर देता है कि जिसमें अगर वो अपनी प्रतिभा को अगर समझ सके, अपनी इच्छा को समझ सके, अपने टैलेंट को जान सके, तो भगवान उसको एक दो प्रतिभा जरूर देती है जिसमें अगर वो अपने आप को जाने समझे तो उसे सफलता निश्चित तौर पे मिलनी है। बस यहाँ पे समस्या यह होती है कि बालक अपनी प्रतिभा को, अपने आप को वह समझ पाया या नहीं समझ पाया, बस यहीं पे समस्या होती है। तो इसीलिए शिक्षक के लिए कहा गया है कि ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो बाल्यावस्था में बालक को शिक्षा दे रहा हो। ऐसा शिक्षक जो बाल्यावस्था में किसी भी बालक को शिक्षा दे रहा हो, उसकी रुचि, उसकी समस्या, उसकी परिस्थिति, उसकी आवश्यकता के बारे में जानकारी अवश्य हासिल कर लेनी चाहिए। इतना सक्षम शिक्षक को जरूर होना चाहिए जिससे उसकी रुचि को उसके अनुसार परिवर्तित कर सके, वो रूपांतरित कर सके। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो बाल्यावस्था की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, बाल्यावस्था की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की अगर विशेषता की बात करें साथियों तो इसकी विशेषता होती है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। क्या होती है? शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। शारीरिक व मानसिक स्थिरता। साथियों अगर बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक व मानसिक स्थिरता की बात किया जाए तो 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। कब? 6 या 7 वर्ष के बाद। 6 या 7 वर्ष के बाद बालक के शारीरिक या मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें हम लोग तो वह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्ति को दृढ़ता प्रदान करती है। जो ये स्थिरता होती है ये बालक की मानसिक व शारीरिक शक्ति को दृढ़ बनाती है, मजबूत बनाती है, दृढ़ता प्रदान करती है अर्थात मजबूत बनाती है, ये जो अवस्था होती है। साथ ही साथ अगर बात करें साथियों तो उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। उसका मस्तिष्क जो होता है वह परिपक्वता की अनुभूति उसे स्वयं कराता है। उसका मस्तिष्क जो होता है, शारीरिक और मानसिक जब विकास होता है 6 से 7 वर्ष के बाद की अवस्था के बाद,
तो उसका शरीर व मानसिक की अगर बात किया जाए तो स्वयं ही वह अपने आप को परिपक्व और वयस्क समझने लगता है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती। अगली अवस्था है साथी, विशेषता है कि मानसिक योग्यता में वृद्धि की बात है। मानसिक योग्यता में वृद्धि। मानसिक योग्यता में अगर वृद्धि की बात करें साथियों, तो जब बाल्यावस्था में की अवस्था के बाद जब वो मानसिक योग्यता की बात होती है तो यह 6 से 7 वर्ष के बाद जब वो अपने आप को परिपक्व और दृढ़ समझने लगता है, मजबूत समझने लगता है, तो उसका जो मानसिक विकास होता है, मानसिक योग्यता होती है, या कोई भी चीज़ें समझने की, याद करने की, सीखने की अगर बात किया जाए, या तो कोई नया काम करने की उसकी जो इच्छा शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। अर्थात अगर हम लोग बात करें तो बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यता में निरंतर वृद्धि होती है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है बालक की बाल्यावस्था में। साथ ही साथ साथियों उसकी जो है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्ति की अगर बात किया जाए तो उसमें भी वृद्धि होती है। उसकी संवेदना किसके प्रति कितनी होनी चाहिए, उसकी संवेदना किसके प्रति कितनी होनी चाहिए, किसके सामने किस रूप से प्रत्यक्ष रूप से पेश आना चाहिए, इसमें भी उसका विकास होता है सही और सुचारू रूप से। साथ ही साथ साथियों वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने भी लगता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आपकी कौन सी बात उसे जानने लायक, समझने लायक है, या क्या चीज़ें आप सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसमें भी उसकी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। ठीक साथियों, साथ ही साथ अगर बात करें तो वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित करता है। साधारण बातों पे ज़्यादा देर तक वो अपने ध्यान को केंद्रित भी करता है। अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण करने की योग्यता भी उसमें हो जाती है। उसका जो पूर्व का एक्सपीरियंस, जिसे आप लोग कहते हैं कि हमारा पहले का यह अनुभव रहा है, पहले का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, तो उसे भी वह याद करने में, समझने में, सोचने में और उन चीज़ों से तुलना करने में उसकी भी शक्ति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाती है। ठीक साथियों, ये मानसिक योग्यता के वृद्धि की बात हम लोग यहाँ पे किए। अगली बात है वास्तविक जगत के संबंध की बात है। अगली विशेषता है वास्तविक जगत का संबंध। वास्तविक जगत का संबंध। जब बाल्यावस्था में आता है बालक तो वास्तविकता क्या होती है, संसार में, संसार की चीज़ों में वास्तविकता क्या है, उसके बारे में वह अपनी जानकारी को प्राप्त करता है, उसमें वह परिपक्व होता है। अगर बात करें साथियों तो बाल्यावस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। कौन सी अवस्था, जो उसकी शैशवावस्था होती है, उसकी सारी चीज़ों को धीरे धीरे बालक परित्याग करने लगता है। बाल्यावस्था के में आने के बाद वास्तविक जगत, वास्तविकता क्या है, संसार की चीज़ें क्या हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें काल्पनिक हैं, कौन सी चीज़ें सिर्फ सोची जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें वास्तविकता में बदली जा सकती हैं, इसके बारे में वह सोचने की क्षमता उसकी हो जाती है। ठीक साथियों, अगली बात अगर बात करें तो वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके करीब जाने के बाद उसे अच्छे से जानी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, उस पर एनालिसिस किया जा सकता है। मतलब चीज़ों से डायरेक्ट वो जोड़ने की कोशिश करता है कि इसमें, इसका मतलब अगर कहा जाए तो डायरेक्ट वो जोड़ने की कोशिश की जाती है बिना किसी माध्यम के, इसका रिजल्ट, इसका निष्कर्ष क्या होगा। अगली बात होती है सामाजिक गुणों का विकास किस प्रकार से होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास किस प्रकार से होता है। सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास।
अगली विशेषता है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों के विकास की बात करें साथियों, तो बालक विद्यालय के छात्र और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करने लगता है। बालक की अगर बात करें तो विद्यालय के छात्र और अब उसके जो समूह सदस्य होते हैं, उसकी जो फ्रेंड सर्किल होती है, जो भी उसके मित्र लोग होते हैं, उनके साथ वो समय व्यतीत करना शुरू कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो उनके साथ व्यतीत करता है। ठीक साथियों, और उससे वह अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। उससे जब वो अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता है तो नई नई चीज़ें उससे उस सर्किल से, अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने चलने के साथ साथ उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और उन चीज़ों का भी विकास, सामाजिक गुण जो भी होते हैं कि समाज में हमें किस प्रकार से बोलना है, बात करना है, उठना है, बैठना है, और समाज के साथ हमें किस प्रकार से अपने आप को ढालना है, इन सारी चीज़ों को वो सीखता है। इन सारी चीज़ों का विकास उसके अंदर होने का काम होता है। चाहे वो बात किया जाए तो किसी के सहयोग की बात किया जाए, ये भी एक सामाजिक गुण है। सद्भावना की बात किया जाए तो यह भी एक सामाजिक गुण होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें साथियों, तो सहनशीलता भी उसके अंदर आ जाती है। सहनशीलता भी उसके अंदर आ जाती है। और अगर कोई गार्जियन हो गया या कोई ऐसे व्यक्ति हो गए कि कौन से व्यक्ति की हमें बात मानना है और ये व्यक्ति हमें सही चीज़ें सिखा रहा है, जो हमें डायरेक्शन देगा वो सही चीज़ क्या, अर्थात अगर बात करें तो आज्ञाकारिता का भी गुण उसके अंदर आ जाता है। आज्ञाकारिता का भी गुण उसके अंदर आने का काम होता है। अगली बात होती है रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक को बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में आनंद किस प्रकार से आता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, अगर साथियों रचनात्मक कार्यों में आनंद की बात करें तो बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। बालक रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि रखता है, विशेष आनंद बालक को आता है रचनात्मक कार्य करने में। साधारणतः अगर बात करें तो घर में अगर बात करें तो घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है। जैसे अगर बात करें तो बगीचे में काम उसके करने की जो है ज़्यादा ललक होती है, ज़्यादा इच्छा होती है बगीचों में काम करने की। औजारों से लकड़ी की वस्तुओं भी बनाने का उसकी तमाम चीज़ें होती हैं। छोटे छोटे बच्चे होंगे, चाहे छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे या आप लोगों को भी इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें अगर याद होगा कि जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो ऐसी तमाम चीज़ें रहती होंगी कि जिसे स्वयं निर्मित करते होंगे और उसके बाद उसका आनंद और उसका लुत्फ आप लोग उठाते होंगे। स्वयं जो प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई चीज़ें होती थी जिसका निर्माण बालक स्वयं कर सकता है और उसके बाद उसका लुत्फ उठा सकता है, उसका आनंद उठा सकता है। ठीक साथियों, और अगर इसके बाद भी हम लोग बात करें तो उसके विपरीत बालिका घर में ही अगर देखा जाए तो कोई ना कोई कार्य करना चाहती है। बालिका जो होती है, ये बालक की बातें हो गई, बगीचे में काम करना, खिलौने लकड़ी से तमाम खिलौने बनाना या ऐसी चीज़ें जिसे उसे आनंद मिल सकता है। मैं देखा था, हमें भी याद है बहुत पहले कि कुछ लोगों को मैं देखा करता था कि लकड़ी से वो जो है बंदूक बना दिया करते थे। छोटी छोटी लकड़ी होती थी जिसे आप लोग बांस भी कहते हैं। बांस की जो वो डाल होती है उस डाल से वो कुछ ऐसे लोग होते थे लड़के कि बंदूक वगैरह बना दिया करते हैं। उनके भी व्यवहारों से, उनकी गतिविधियों से तमाम चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मिट्टी से वो लोग गाड़ी का निर्माण करते थे। मिट्टी से गाड़ी के पहिए का मतलब ट्रैक्टर टाइप की उसकी आकृति बनाते थे, पहिया वगैरह उसमें लगाते थे। उसके बाद फिर उसे ट्रैक्टर की अनुभूति करते हुए वो लोग सड़कों पे चलाया करते थे। ठीक इस प्रकार की चीज़ें भी आप लोग भी देखे होंगे, मैं तो देखा ही हूँ। साथ ही साथ साथियों अगर बालिका की बात किया जाए तो बालिका जो होती है वो घर में भी कुछ ना कुछ काम करना चाहती है। जैसे अगर देखा जाए तो कढ़ाई करना या तो फिर कोई भी चीज़ें पिरोना या सीना, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, लड़कियों की भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और जो कि रचनात्मक होती हैं। अगली चीज़ होती है नैतिक गुणों का विकास होना। नैतिक गुणों का विकास होना, नैतिक गुणों का विकास बालक में किस प्रकार से होता है। नैतिक गुणों का विकास साथियों, अगर नैतिक गुणों के विकास की भी बात किया जाए
तो बाल्यावस्था में नैतिक गुणों का विकास आरंभ है, बालक नैतिक गुणों का विकास होने लगता है आरंभ से ही। एक विद्वान है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग, क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग विद्वान है। उनका कहना है कि 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। यह मत है स्ट्रॉन्ग, एक विद्वान है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग। उनका मत यह है कि बालक में 6, 7 और 8 वर्ष के उम्र के बाद अच्छे बुरे के ज्ञान की अगर बात किया जाए तो ये भी बालक को एहसास होने लगता है। न्यायपूर्वक व्यवहार किस प्रकार से लोगों से किया जाए, सामंजस्यपूर्वक व्यवहार जिसे किया जाए, एक न्यायिक व्यवहार कि जिससे लोग हमें भी लाइक करें, पसंद करें, इस तरीके की जानकारी और ज्ञान की बात किया जाए तो यह भी बालक को हो जाता है। साथ साथ ईमानदारी की बात किया जाए, सामाजिक मूल्य क्या होता है, सामाजिक महत्व क्या होता है, इसका भी ज्ञान बालक के अंदर 6, 7, 8 की अवस्था में हो जाता है। यह कहना महान विद्वान स्ट्रॉन्ग का है। ठीक, अगली जानकारी साथियों है, अगली विशेषता बहुमुखी व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। साथियों, आप लोग देखे होंगे कि बहुत से ऐसे बालक हैं जो कि कम अवस्थाओं में उनकी प्रतिभाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कम अवस्थाओं में ही उनकी प्रतिभा काफ़ी बड़ी होती है। तो अगर यही चीज़, और एक ही क्षेत्र में नहीं, कई बालक ऐसे मिल जाते हैं जिसमें उनकी अनेक क्षेत्रों में उनकी प्रतिभाएं विद्यमान होती हैं और वो उन्हें ही बहुमुखी बालक की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे अगर बात किया जाए तो संगीत गाने की बात किया जाए, और अगर कहा जाए तो डांस करने की बात किया जाए, नृत्य करने की बात, पढ़ाई करने की बात किया जाए, खेल कूद की बात किया जाए, बोलने के टैलेंट की बात किया जाए, बोलने का उनका कुछ इस तरीके से अगर बात किया जाए कि उनके अंदर अजीब सा टैलेंट होता है कि उम्र से ऊपर उठ के वो बातें करते हैं। मतलब जैसे कितने मेच्योरिटी, इतने कम उम्र में ही, लोग कहते हैं ना कि इतने कम उम्र में ही बालक के अंदर मेच्योरिटी आ गई है, बालक के अंदर व्यक्तित्व का अच्छा विकास हो गया है कि जिससे वो समाज के प्रति क्या स्नेह रखना चाहिए, सामाजिक लोगों के साथ हमें किस प्रकार से पेश आना चाहिए, उनके साथ हमें कैसे संबंध कैसे रखना है, ये सारी चीज़ों का उसके अंदर विकास होता है। साथ ही साथ अगर हम आपको कहें तो एकांत प्रिय भी होते हैं कई बालक, और केवल अपने में रुचि लेने वाला भी होता है। अगर इसके विपरीत की हम लोग बात करें तो बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहुमुखी हो जाता है, क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है, अतः वह अपने व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है, वो सामाजिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। ठीक साथियों, तो ये हमारी बाल्यावस्था है। अब किशोरावस्था की अगर बात करें तो किशोरावस्था की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे जिससे चीज़ें हम लोगों को समझ में आएँ। पिछली क्लास अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिछली क्लास को आप लोग देखिए और पूरी क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। ये जितनी भी क्लासें इतना डीपली अच्छे विधिवत तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, पूरे यूट्यूब पे जाके आप ढूंढिएगा, इतना एक्सप्लेन करते हुए चीज़ें आप लोगों को जल्दी मिलेंगी नहीं। ठीक साथियों, तो हम लोग अब अगली अगर बात करेंगे तो आगे हम किशोरावस्था की बात करेंगे, और भी इसके आगे का जो टॉपिक है जैसे बाल विकास के कौन कौन से आयाम हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक साथियों, तो उसके बाद हम लोग क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। और अगर हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे भी और भी ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी यह क्लास पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, यहीं से हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।